हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, सबसे पहले तो हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोगों की होली अच्छी रहे और आप लोग पढ़ते भी रहेंगे। ठीक है। देखो बच्चों, आज ये क्लास है आप लोगों की चैप्टर थर्ड, प्राइवेट पब्लिक ग्लोबल एंटरप्राइजेस, जो कि बुक से है, मेरी बुक से। उसी से बुक की सीरीज चली हुई है, उसी सीरीज में थर्ड चैप्टर है ये। ठीक है। जिन बच्चों ने बुक परचेज कर ली है उन बच्चों को पढ़ने में और आसानी होगी, और जिन्होंने नहीं परचेज करी है उनको ये पता चल जाएगा कि बुक का मटेरियल कैसा है। राइट। ठीक है, शुरू करती हूँ मैं मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। ये जो सीरीज है ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जहाँ पर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कॉमर्स के लिए आप लोग जा रहे हैं, चाहे अकाउंटेंट हो, डी ट्रिपल एस बी अकाउंटेंट हो, या फिर आप लोगों का डी ट्रिपल एस बी पीजीटी एग्जाम, केवीएस, एनवीएस, एस्टेट, एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स, ये सभी एग्जाम में ये वीडियोस यूजफुल रहेंगी। और मैं आशा करती हूँ आप यूं ही कंटिन्यू मेरे साथ बने रहेंगे। ठीक है। देखो बच्चों, शुरू करती हूँ आज का टॉपिक। आज का जो चैप्टर है वो है प्राइवेट पब्लिक ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ठीक है। प्राइवेट मतलब आप लोगों को पता है कि किस तरह की जो एंटरप्राइजेस होती है, मेनली या तो पब्लिक होती है या प्राइवेट होती है या ग्लोबल होती है। ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर में यानी सार्वजनिक क्षेत्र में कितने ऑर्गेनाइजेशन आती है, या फिर कितनी तरह की, कितने टाइप्स की इंटरप्राइजेस आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है DSG। ये आप लोगों का क्या रहता है पब्लिक के अंदर, यानी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज। ये तीन आप लोगों की पब्लिक सेक्टर में आती है। कौन कौन सी? डिपार्टमेंटल, स्टैट्यूटरी और गवर्नमेंट। ठीक है। ये तीन बच्चों को पता नहीं होता है, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ। ठीक है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कौन सी है बेटा? जिसका अपना अलग एक डिपार्टमेंट होता है, जो पार्ट होती है एक तरह के मिनिस्ट्री का। ठीक है। जैसे these businesses are set up as a ministry departments and regarded as extension or part of ministry। जैसे आप लोगों का रेलवे हो गया। they operate through government personnel and its employees are government employees। ठीक है। वो गवर्नमेंट पर्सोनल द्वारा चलाई जाते हैं और इनके जो काम करने वाले मजदूर होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। ठीक है। आप लोगों को याद रखना है कि ये स्टेट गवर्नमेंट रूल्स कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट की जो चीजें हैं वो नियम लागू होते हैं। रेलवेज एंड द पोस्ट टेलीग्राम डिपार्टमेंट्स, टेलीग्राफ डिपार्टमेंट्स आर टू एग्जांपल ऑफ दिस। जो रेलवे है और पोस्ट ऑफिस है, ये ऐसे ही एग्जांपल है, जिसपे जो एक एग्जांपल है किसके? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के। ठीक है। आप लोगों को एक बार ये रीड कर लेना है। फिर उसके बाद है फीचर्स क्या क्या है। दीज एंटरप्राइजेस आर फंडेड डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली फंडेड होते हैं। ठीक है। फिर है सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल एप्लीकेबल फॉर अदर गवर्नमेंट एक्टिविटीज। इसके अंदर जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है उसकी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग ऐसे ही होती है जैसे गवर्नमेंट एक्टिविटीज, जैसे अदर गवर्नमेंट एक्टिविटीज में होती है। एम्प्लॉयज ऑफ इंटरप्राइजेस आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ये एम्प्लॉयज गवर्नमेंट होते हैं। देयर रिक्रूटमेंट एंड वर्किंग कंडीशन आर सिमिलर टू दोज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ये इनकी जो वर्किंग कंडीशन है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तरह ही होती है। ठीक है। डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री, ये डायरेक्ट कंट्रोल्ड होते हैं मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है। ये आप लोगों को मैंने ऊपर ही बता दिया था। तो आप लोगों को बेसिकली ये याद रखना है कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में क्या क्या आता है। डिपार्टमेंटल, स्ट्रक्चरी और गवर्नमेंट। राइट। पब्लिक में फिर मैरिट्स क्या क्या इंश्योर करता है दैट पार्लियामेंट हैज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर देयर ऑपरेशंस। ठीक है। हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आप लोगों की गवर्नमेंट द्वारा होल्ड होती है, तो वही जवाबदेही होती है। द रेवेन्यू अर्न बाय एंटरप्राइज इज गुड डायरेक्टली ट्रेजरी। जो इनके द्वारा अर्न किया गया जो रेवेन्यू होता है वो डायरेक्टली ट्रेजरी के अंदर चला जाता है। When it comes to national security, this is the best option because it is under the direct authority supervision of the relevant ministry। ठीक है।
और जो इसकी सीमाएं हैं, लिमिटेशंस है, वो क्या है? नो फ्लेक्सिबिलिटी विच इज एसेंशियल फॉर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। फिर है उसके बाद, द एम्प्लॉयज हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ सच अंडरटेकिंग्स आर नॉट अलाउड टू, ये जो इसके अंदर जो एम्प्लॉयज काम करते हैं वो अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले सकते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है इनके ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद है, नो एक्शन कैन बी अंटिल द राइट चैनल ऑफ अथॉरिटी आर फॉलोड, जब तक अधिकार के सही माध्यमों का पालन नहीं किया जाता, तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। ठीक है, मंत्रालय में बहुत अधिक राजनीतिक भागीदारी है, वही है कि हर पॉलिटिकल वो चलता है। ठीक है, कंज्यूमर रिक्वायरमेंट आर जनरली इग्नोर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन और विच डू नॉट डिलीवर एक्सेप्टेबल, कंज्यूमर्स की जो रिक्वायरमेंट्स हो वो जनरली क्या की जाती है? इग्नोर की जाती है। ये सारा इसका टाइप है। और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं कि भाई डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एक अलग से मिनिस्ट्री होती है, जैसे रेलवे और पोस्टल अलग तरीके से काम किया जाता है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत होता है क्योंकि फंड भी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। एम्प्लॉयज अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले सकते हैं, इसमें काम करने वाले एम्प्लॉयज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज माने जाते हैं। ये सब आप लोगों को याद रखना है। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनसे नहीं पूछे जाते हैं। तो जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन चीजों को आप लोगों को एक बार नहीं बल्कि बार बार रिवाइज करना है, ताकि आप लोग अच्छे मतलब चीजें कर सकें। ठीक है, फिर है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन मतलब बेटा जिसका एक स्पेशल एक्ट होता है। ठीक है, a special act of parliament creates statutory corporation which are public enterprise. The act established its power and function as well as rules and regulation that govern its personnel and its interaction with government agencies, right? They have government power as well as sufficient amount of private sector operating flexibilities. ठीक है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो प्राइवेट सेक्टर की तरह होती है। ये प्राइवेट सेक्टर की तरह फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है किसमें? स्टैट्यूटरी में। ठीक है, फीचर्स क्या है? दे आर सेट अप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट गवर्नर प्रोविजन ऑफ एक्ट, राइट? दिस इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज होली एंड owned by the state. ठीक है, the government has ultimate financial responsibility that has the power of appropriate its profit. It is a legal entity, authority to sue. ये एक लीगल एंटिटी होती है, ये शू कर भी सकते हैं और इसके खिलाफ शू किया भी जा सकता है। ठीक है, इट ऑब्टेन फंड बाय बोरोइंग फ्रॉम द गवर्नमेंट और फ्रॉम द पब्लिक। ये बोरो करती है या तो पब्लिक से या फिर गवर्नमेंट से। द कंडीशन ऑफ सर्विस द एम्प्लॉय गवर्न स्पेशल गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इटसेल्फ। जो इसके जो कर्मचारी होते हैं, इसमें काम करने वाले जो बंदे होते हैं, उनके ऊपर ये एक्ट के प्रोविजंस लागू होते हैं। मेरिट्स आप लोगों को रीड कर लेना है एक बारी, मेरिट्स में ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी एक बार पढ़ लेती हूँ। दे एंजॉय इंडिपेंडेंस in their functioning and high degree of operational flexibility. The government does not interfere, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है। फ्लेक्सिबिलिटी काम मतलब अपने अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेक्सिबिलिटी? मतलब ये अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। अगर मान लो इनको किसी मतलब जैसे इस मतलब गवर्नमेंट चाहती है कुछ और ये अपने अकॉर्डिंग कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, उसे बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। और एक होता है जैसे मतलब ये लगा लो कि जो हायर अथॉरिटी है ना, उसकी मानना जरूरी नहीं होता, अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकता है। अगर उन्हें लगता है कि अगर उन्हें लगता है कि सही है उनके लिए वो डिसीजन, तो अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। मतलब बाउंड नहीं है। किसी भी बिजनेस में अगर बाउंड किया जाएगा कि ये डिसीजन मानना ही है, तो जो हो सकता है कि इन फ्यूचर या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट होने के ज्यादा चांसेस रहे, है ना, इस वजह से। तो आज का जो टाइम है वो क्या है, वो कैसा है कि भाई हायर अथॉरिटी की ना बल्कि लोअर अथॉरिटी की भी मतलब आइडियाज को अपनाना और ये सब करना, राइट? फिर विद इन द पावर्स ग्रांटेड टू देम बाय लेजिस्लेशन दे क्रिएट देयर ओन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। ये अपने अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी और प्रोसीजर क्रिएट कर सकते हैं। इट इज अ वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये है आर्थिक विकास के लिए एक मूल्यवान साधन है। ठीक है, फिर गवर्नमेंट कंपनी क्या है बेटा? गवर्नमेंट कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 245 टू सबसेक्शन 45 of the Company Act is one in which the central government at any state government or partly central or partly state government
holds at least 51% of the paid up capital. It includes subsidiary of a government company. ये आपको पता ही है, अगर कोई कंपनी, चाहे वो सेंट्रल कंपनी है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट कंपनी है, कोई भी कंपनी जिसके पास 51% शेयर है, वो वाली कंपनी मतलब गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। द कंपनी शेयर्स आर परचेज इन द नेम ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन बहुत 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 बारी पूछा गया है, तो आप लोगों को याद रखना है, जो कंपनी का जो शेयर है परचेज किया जाता है इंडियन प्रेसिडेंट के नाम पर, यानी इंडिया के राष्ट्रपति के नाम पर परचेज किया जाता है। सर्टेन रिस्ट्रिक्शन टू अप्लाई अपॉइंटमेंट एंड रिटायरमेंट ऑफ द डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजमेंट, कुछ जो रिस्ट्रिक्शन है वो पाई जाती है, ठीक है। फिर है द गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन रेफर्स टू सच द गवर्नमेंट इज मेजोरिटी स्टेक होल्डर हैज अथॉरिटी ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज बिजनेसेस। फिर है फीचर्स, इट इज अ कंपनी फॉर्म्ड बाय कंपनी एक्ट 2013 or any preceding company legislation. Any third person can sue the firm in a court of law. The company can be sued. A corporation can engage into contract and purchase real estate in its own name. The management of the company is regulated by provision of companies. The firm's management is governed by requirement of the Company Act as act much like any other public limited company, ठीक है। फिर उसके बाद है एम्प्लॉइज आर हायर्ड इन अकॉर्डेंस विद द कंपनी ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। इस पे भी कंपनी के अपने रूल्स और रेगुलेशंस चलते हैं। द बिजनेस आर एग्जेम्प्टेड अकाउंटिंग नॉर्म्स एंड रेगुलेशन। द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स एन ऑडिटर। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट एक अपॉइंट करती है एक ऑडिटर को, ताकि ऑडिटिंग की जा सके। मेरिट्स आप लोगों को एक बार रीड करनी है। The Indian companies specify perquisites from forming a government businesses. Apart the government as its own legal entity, सरकार के अलावा इसकी अपनी कानूनी इकाई है, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ना है, मतलब गवर्नमेंट के अलावा भी वो चीजें कर सकती है, अपने रूल्स रेगुलेशंस अपना सकती है। लिमिटेशंस एक बार पढ़ लेना है। बिकॉज द गवर्नमेंट इट इज अ सोल कहा गया, हाँ, because the government is the sole stakeholders in some of the enterprise, the company's act restriction are largely irrelevant. It avoids the constitutional duty government funded enterprise should have. The government in charge is in charge of management and administration. The main the main purpose of government company registered like other companies is defeated. ग्लोबल एंटरप्राइजेस और मल्टीनेशनल कंपनी कौन से होते हैं? ग्लोबल एंटरप्राइजेस आर लार्ज इंडस्ट्रियल expand their manufacturing and marketing operation across multiple nations throughout a network of subsidiaries, ठीक है। एक ऐसा समूह है मतलब वैश्विक उद्यम बड़े एक सहायक कंपनी या पूरा नेटवर्क, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज कौन सी होती है? जो एक देश के अलावा अदर देशों में भी उसका बिजनेस फैला हुआ हो, ठीक है, वो बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी, यानी बहुत सारे देशों में काम करती है, उसे बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, राइट। मेजोरिटी ओन फॉरेन एफिलिएट्स इज अनदर नेम फॉर देयर ब्रांचेस, यानी मोफा। ये अक्सर आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है, इसकी फुल फॉर्म MOFA, मेजोरिटी ओन फॉरेन एफिलिएट, ठीक है, आप लोगों को याद रखनी है। फिर है दे डोंट ट्राई टू मेक मोस्ट मनी फ्रॉम जस्ट वन और टू थिंग्स। ये ट्राई नहीं करते कि एक या दो चीज चला दी जाए और उसी से सारी चीजें मतलब वो करी जाए। इंस्टेड दे स्प्रेड देयर ब्रांचेस फार एंड वाइड, बल्कि ये इस बात पे ध्यान देते हैं कि उनकी ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस खुले और हर देश में या फिर हर जगह पे उनके ब्रांचेस हो, राइट। Because of their capital resources, cutting edge technology and goodwill, they are in a position to expert सिग्निफिकेंट पावर ओवर द ग्लोबल इकोनॉमी। इनके ये सबके कारण, कैपिटल रिसोर्सेज के कारण, इनकी टेक्नोलॉजी और इनकी गुडविल के कारण ये हर जगह अपनी जो शक्ति है वो स्थापित करने की स्थिति में रहते हैं। फीचर्स क्या क्या है कि इनके पास बहुत बड़ी मात्रा में ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, कैपिटल रिसोर्सेज बहुत होते हैं। फॉरेन कोलैबोरेशन के कारण, एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण, प्रोडक्ट इनोवेशन के कारण, मार्केट स्ट्रेटेजी के कारण और एक्सपेंशन ऑफ ये मार्केट। देखो बेटा, चाहे कोई छोटा बिजनेस हो या बड़ा, अगर आप लोग आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर मतलब एक वर्ल्ड वाइड लेवल पे या फिर एक बढ़िया लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो कंटिन्यू काम करना होता है और कंटिन्यू अपनी चीजों में सुधार करना होता है।
ठीक है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज का भी यही काम होता है, वो एक दो प्रोडक्ट पे ध्यान ना देकर पूरे उसमें फैला लेती है और फिर उस पर अपने गुडविल, टेक्नोलॉजी, इन सब पे ध्यान देकर चीजें करती हैं। ठीक है। डोमेस्टिक कंपनी कौन सी होती है? डोमेस्टिक कंपनी वो कंपनी होती है जो सिर्फ एक ही देश में चलती है, एक ही देश में काम करती है, एक ही देश में प्रोडक्ट का सेल करती है। फॉरेन कंपनीज जो एक देश से बाहर यानी इंडिया से बाहर वाली कंपनीज फॉरेन कंपनीज होती है, यानी इंडिया की कंपनी ना होकर, जैसे मारुति होगी, मारुति जापान की कंपनी है ना। तो ऐसे आप लोगों का क्या बोलते हैं, मारुति मारुति सुजुकी, सुजुकी इज अ जापानीज कंपनी, राइट। फिर है उसके बाद नेशनल कंपनी, क्या नेशनल कंपनी कस्टमर बेस जो अक्रॉस पूरे नेशन के कस्टमर बेस हो। फिर इंटरनेशनल कंपनी नो इन्वेस्टमेंट आउटसाइड होम कंट्री, ओनली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आउटसाइड आउटसाइड कंट्री। ठीक है। फिर है मल्टीनेशनल इन्वेस्ट इन अदर कंट्रीज बट डोंट हैव कॉर्पोरेटेड प्रोडक्ट ऑफर इन ईच कंट्री। मल्टीनेशनल कंपनी मतलब एक ही तरह का प्रोडक्ट हर जगह वही पाया जाएगा, जैसे कोको कोला है तो इंडिया में भी ऐसी पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी पाई जाती है, अमेरिका में भी ऐसी पाई जाएगी, वही चीजें हैं। ठीक है। ग्लोबल इन्वेस्ट इन मैनी कंट्रीज विद सेम प्रोडक्ट एंड इमेज, तो ये वाली होती है ग्लोबल कंपनी। ठीक है। और जो देखो ग्लोबल कंपनी मतलब जो सेम ही प्रोडक्ट हर जगह पाया जाएगा चाहे किसी भी कंट्री में, तो वो तो हो गया कोको कोला लाइक। ठीक है। वो होगी ग्लोबल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी जो जैसे मान लो इन्वेस्ट सारी कंट्री में करती है बट सेम प्रोडक्ट के साथ नहीं, मतलब इंडिया में अलग तरह का बर्गर पाया जाता है, वहां पे अलग तरह का बर्गर पाया जाएगा, या फिर कपड़े बोल सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये सारी चीजें हो गया। इंटरनेशनल में आप पढ़ चुके हैं, नो इन्वेस्टमेंट आउटसाइड होम कंट्री, ओनली इंपोर्ट और एक्सपायर, मतलब कि भाई इंटरनेशनल कंपनीज वो कंपनीज होते हैं जो बनाई जाएगी सिर्फ मतलब चीजें बना रही है सिर्फ एक ही कंट्री में और बाहर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रही है। ठीक है। यानी इंडिया में अनाज उत्पादन किया या फिर कुछ भी करा तो इंडिया में बना रही है बट बेच बाहर भी रही है, बाहर जाके बना नहीं रही है, राइट। आई होप आप लोगों को डिफरेंस समझ आ रहा है। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ेंगे तो जरूर डिफरेंस समझ आएगा। इसलिए मतलब जो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस है, मान लो इस पूरे चैप्टर में जितने बॉक्सेस है या इस टॉपिक का जो बॉक्स है ये बना दिया, तो इम्पोर्टेंट जो चीजें है ना वो मतलब अलग से हाईलाइट करी गई है मेरी बुक में, और हिंदी और इंग्लिश में पूरा कंटेंट अवेलेबल है, आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा स्क्रीन पर। तो वो चीजें अगर आप लोगों को मेरी बुक अच्छी लग रही है तो आप लोग परचेज कर सकते हैं अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से और ये सारी, ठीक है, नोशन प्रेस से। फिर है आप लोगों का फिफ्थ है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या है? अ जॉइंट वेंचर इज अ फॉर्म्ड व्हेन टू बिजनेस एग्री टू वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल और म्यूचुअल गेन। जॉइंट वेंचर का क्या मतलब होता है? जब दो बंदे या दो से अधिक बंदे मतलब दो एक साथ मिलकर काम करते हैं एक समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, यानी प्रॉफिट में होते हैं, और एक मतलब एक कंडीशन पर वो दोनों सहमत हो, उसे बोलते हैं। द जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट मस्ट ऑल्सो स्टिपुलेट all the required government permission and license will be secured within a certain frame time। जो संयुक्त उद्यम समझौते में यह भी निर्धारित होना चाहिए कि सभी आवश्यक सरकारी अनुमति, ठीक है, और लाइसेंस एक निश्चित समय के भीतर सुरक्षित किए जाएंगे। ठीक है। ए जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट मस्ट बी फाउंडेड ऑन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड बाय बोथ पार्टीज। एमओयू भी बनाया जाता है जो दोनों के द्वारा साइन होता है। द बिजनेस रिस्क एंड गेन आर ऑल्सो शेयर। जो बिजनेस में रिस्क और जो गेन होता है या प्रॉफिट होता है वो भी शेयर किया जाता है। ठीक है। जॉइंट वेंचर के एग्जाम्पल है एवीआई ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीन गैस लिमिटेड। ठीक है। ये दोनों मतलब जॉइंट वेंचर के एग्जांपल है। जॉइंट वेंचर के टाइप कितने होते हैं? दो तरीके के होते हैं। एक तो मेनली इक्विटी बेस्ड में क्या क्या आ जाता है? कंपनी, एलएलपी और पार्टनरशिप। ठीक है। इक्विटी बेस्ड में क्या क्या आ जाता है? कंपनी, एलएलपी यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, और आप लोगों का पार्टनरशिप। ठीक है। कॉन्टेक्चुअल दूसरे नंबर का, कॉन्टेक्चुअल में कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट और स्ट्रेटेजिक अलायंस ये आ जाता है। इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर क्या होता है? एन इक्विटी जॉइंट वेंचर agreement is one which two or more parties agree to construct a distinct company entity that join is owned by the parties। the form of business entities may vary, जब फॉर्म वेरी करता है इसके अंदर। ठीक है। जब जिसमें दो या दो से अधिक पक्ष एक कंपनी
इकाई बनाने के लिए सहमत होते हैं, मतलब सहमत हो जाते हैं, 2 या 2 से अधिक कंपनी इकाई बनाने की, वो इक्विटी बेस्ड होता है, मतलब उन्होंने अपना अपना पोर्शन दिया होता है 50% 40% इस तरह से इक्विटी। ठीक है। कॉन्टेक्चुअल में क्या होता है, कॉन्टेक्चुअल जॉइंट वेंचर इट इज सिंपली कमिटमेंट टू कोलोबरेट, ये कोलोबरेट का वो करते हैं, कमिटमेंट करते हैं। इसमें डू नॉट शेयर ओनरशिप, इसमें ओनरशिप शेयर नहीं करते, बल्कि इक्विटी में ओनर, इक्विटी आ गया तो ओनरशिप भी शेयर कर रहे हैं, दोनों का इक्वल राइट है, ओनर दोनों है ऐसे। इसमें बस कुछ कंट्रोल दे देते हैं, कॉन्टेक्चुअल वो चीजें करते हैं, कुछ कंट्रोल कर देते हैं, बल्कि ओनरशिप नहीं देते हैं। बेनिफिट्स, बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं भाई, दोनों जॉइंट वेंचर के बेनिफिट्स क्या क्या होंगे भाई, दोनों बंदे दोनों की चीजों को यूज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी, दोनों के एक्सपीरियंसेस का फायदा दोनों को होगा, ये इस टाइप की जो चीजें हैं वो आप लोगों को मतलब देखने को मिलती है इसमें, क्या, किसमें, जॉइंट वेंचर में। ठीक है। फिर उसके बाद कुछ क्रिएटिव होता है, ये सारी चीजें ये हो जाएगा। पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पीपीपी का क्या मतलब है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें जो पब्लिक है और प्राइवेट फर्म्स है, दोनों एक साथ मिलके काम करती हैं, दोनों कुछ काम वो करेगी, कुछ काम वो करेगी, उसे ही बोलते हैं पीपीपी। जैसे मेट्रो हो गया, मेट्रो में जो एम्प्लॉयज होते हैं वो प्राइवेट होते हैं और जो बनवाई होती है वो पब्लिक होती है, तो ये पीपीपी का एग्जाम्पल होता है ना। तो वही है पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की फुल फॉर्म भी काफी बार पूछी गई है। मीन्स एन एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी, और इसके अलावा जो आपने ये होते हैं ना टैक्स के लेने वाले, अरे टैक्स बूथ क्या बोलते हैं, टोल टैक्स राइट, है ना, तो ये वाले भी ऐसे ही काम करते हैं, जो ठेका होता है वो ले लेते हैं और फिर जो काम करने वाले होते हैं वो प्राइवेट होते हैं। ठीक है। Public private partnership means an agreement between a government statutory entity, government owned entity on one side and private sector entity on the other side for the provision of public assets or public services through investment being made or management being undertaken by the private sector। पीपीपी मॉडल के बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे बीओटी। बीओटी की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है, आप लोगों को याद रखना है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर। ठीक है। बीओओ की फुल फॉर्म है आप लोगों की बिल्ड ऑन ऑपरेट, बोल्ट की फुल फॉर्म है बिल्ड ऑन लीज ट्रांसफर, डीबीएफओटी है डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर, डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर। फिर है फीचर्स, फैसिलिटीज पार्टनरशिप बिटवीन द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, जो पार्टनरशिप बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। फिर उसके बाद है प्रायोरिटी प्रोजेक्ट होता है, सुटेबल फॉर बिग प्रोजेक्ट होता है, कैपिटल इंसेंटिव जिसमें बहुत सारी हैवी कैपिटल की जरूरत होती है, वो इन सारी चीजों में यूज हो सकता है पीपीपी। यूजफुल इन वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट्स लाइक दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन, यही चीज मैं बता रही थी आप लोगों को। शेयरिंग रिवेन्यू, रिवेन्यू शेयर्ड बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइज, एग्रीड रेशो पे चीजें हो जाती है। ठीक है। फिर है मेरिट्स, ट्रांसफर ऑफ डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन रिस्क। ठीक है। फिर है पोटेंशियल टू क्लियर प्रोजेक्ट, फिर है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टीज में राइज, इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन डू नॉट अट्रैक्ट प्राइवेट फाइनेंस इजिली। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है बहुत, मतलब कि भाई आप लोगों को याद रखना है कि आप लोग अगर सफल नहीं हुए तो जो असफलता है वो दुनिया का परिचय आप लोगों को करवा देगी। यानी अगर आप कुछ नहीं है तो कोई भी बंदा कुछ भी कभी भी कैसे भी बोल के चला जाएगा और आप उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप सफल हैं तो जीवन में तो मतलब जो आप लोगों के अगेंस्ट है वो कब फेवर में हो जाएंगे वो भी नहीं पता चलेगा। ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू अपने ऊपर काम करते रहिए, मैं हमेशा आप लोगों को पॉजिटिव करने की कोशिश करती हूँ। देखो बेटा, कंटिन्यू मेहनत ही आप लोगों के प्रेजेंट को चेंज कर सकती है, प्रेजेंट को तो नहीं बट फ्यूचर को तो जरूर चेंज करेगी। तो आपको आपकी प्रेजेंट की मेहनत आपकी फ्यूचर को चेंज करती है और करती रहेगी, यही यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आप प्रेजेंट में चीजें अच्छी करते रहो, पॉजिटिवली एक कदम आगे बढ़ाते रहो, अपनी पढ़ाई को किसी भी कीमत पर मत छोड़ो, अपनी जो काम है उसको प्रायोरिटी दो। अगर आप अपने काम को महत्व दोगे तो आपका काम भी आपको महत्व देगा। और बस वही चीज है कि हमेशा बड़े बड़े लोग कहते हैं, ठीक है, कि मतलब दो लोग अगर कुछ कह रहे हैं तो उन्हें कहने दो, बट अगर वो तो कुछ कहेंगे, वो दो लोग तो हमेशा ही कुछ ना कुछ कहेंगे ही आपको कि ये नहीं किया। जो कुछ कर देंगे वो उसको नहीं देखेंगे, जो नहीं करेंगे उसको हमेशा हर लोग देखते हैं और देखते रहेंगे। तो प्लीज कि उन दो लोगों को खुश करने से अच्छा है कि आप अपने ऊपर काम कर ले और आप
अपने आपको कुछ कर ले और अपनी लाइफ के लिए कुछ कर ले, ठीक है। तो जो बच्चे या बच्ची मतलब इस दबाव में रहती है कि मैम मेरे को ये टाइम नहीं मिलता, तो समय खुद निकालना पड़ता है बेटा, किसी के पास भी नहीं होता है। तो अपनी पढ़ाई के लिए और अपने लिए थोड़ा समय निकालें और कंटिन्यू स्टडी करते रहें पॉजिटिवली। अगर कॉमर्स में आप एस्टेट, पीजीटी, एचपीएससी पीजीटी या फिर DSSS, केवीएस, एनवीएस किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट वाली बुक है। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आएंगे, इंपॉर्टेंट चीजों को आपको ज्यादा अच्छे से बताया गया है, निमोनिक ट्रिक्स का यूज करा गया है और बीच बीच में मोटिवेशनल क्योट्स भी डाले गए हैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे। तो प्लीज आप लोग अगर चाहते हैं कॉमर्स के किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना और सफल होना, तो मेरी बुक को ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ट्रस्ट है तो बुक परचेज करें और बुक को लेकर रखे नहीं, बल्कि उसको कम से कम 10 बार पढ़ें। आप लोगों का कोई भी एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। कॉमर्स में इस मटेरियल से बाहर पढ़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो को। हम मिलते हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय सिया राम।